मैं तो क्या मेरा सारा मालो मनाल, मेरे घर बार मेरे अहलो अयाल, मेरे इन वलवलों का जाहो जलाल, मेरी उम्र रवा के माहो साल, मेरा सब कुछ मेरे वतन का है, मेरा सब कुछ मेरे वतन का है। दोस्तों, यही वो अल्फाज थे जो जंगे सितंबर 1965 में पूरी कौम के जज्बात की अक्कासी करते थे। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर इकबाल है। अपनी पिछली वीडियो के अंदर मैंने उन तमाम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तब्दीलियों के ऊपर बात करने की कोशिश की जो हमें किसी ना किसी तरह जंगे सितंबर 1965 तक ले जाती थी। आज हम जंगे सितंबर 1965 के दरमियान रूनुमा होने वाले मारूजी हालात और वाक़यात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और उन वॉर हीरोज़ के ऊपर बात करने की कोशिश की जाएगी जिनको आप जानते हैं, और उन वॉर हीरोज़ के ऊपर भी बात करेंगे जो आम तौर पर हमारी या आपकी नज़रों से ओझल रहे। जंगे सितंबर 1965 के बारे में एक आम सी बात हम ये पढ़ते हैं, हमें बताई जाती है कि दुश्मन ने रात की तारीकी में लाहौर पर हमला कर दिया। ये मेरे दोस्तों एक महाज था। इसके अलावा किस किस महाज के ऊपर किस किस तरह से जंग लड़ी गई वो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ वो एरिया है जहां पाकिस्तान और भारत की सरहदें शुरू होती हैं, इनका आगाज होता है, इसे जीरो पॉइंट कहते हैं। रन ऑफ कच्छ के ऊपर अप्रैल के अंदर अप्रैल 1965 में झड़पें होती हैं। पाक अफवाज के बहादुर जवान भरपूर मुकाबला करते हैं और दुश्मन की सरहद के अंदर जाते हैं और रन ऑफ कच्छ का कुछ एरिया अपने तसल्लुत में कर लेते हैं। रन ऑफ कच्छ वो एरिया है जहां पर सरकरीक भी वाक़या है। ये मार्शी लैंड है, बॉगी लैंड है, दलदली इलाका है। तो आज अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखें तो उसमें कुछ एरिया आपको आज भी मिलेगा जो जंगे सितंबर 1965 में पाकिस्तान की बहादुर और जर्री अफवाज ने आगे भरकर कब्जा कर लिया, जिस पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। उसके बाद हम ऊपर की जानिब चलते हैं। ये 740 किलोमीटर रेड क्लिफ लाइन है। हम ऊपर चलते हुए ये बात करेंगे किन किन महाजों के ऊपर जंग हुई। तो एक महाज मुना भाव है। मुना भाव के ऊपर एक जगह जिसे मरहटा हिल कहते थे, वहां पर आगे बढ़कर पाक अफवाज के जवानों ने हमला किया और उस एरिया को, उस जगह को अपना बना लिया, पाकिस्तान का बना लिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की बहादुर अफवाज की, और उसके पीछे उन तमाम इंटेलिजेंस के लोगों की जो भरपूर मदद कर रहे थे पाक अफवाज की कि किस किस अंदाज में दुश्मन के हमले को नाकाम बनाना है और उन्हें पसपाई पर मजबूर करना है। यहीं से जब हम मजीद ऊपर की जानिब जाते हैं तो कसूर का एरिया आता है। इस एरिया में सरहद के अंदर, इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर 5 किलोमीटर दूर इंडियन एक एरिया है जिसका नाम खेमकरन है। यहां पर लड़ाई होती है, एक घुमसान का रन पड़ता है और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज आगे बढ़कर अपनी पेशकदमी करते हुए खेमकरन को पाकिस्तान के तसल्लुत में कर लेती हैं और खेमकरन भी पाकिस्तान के पास आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाहौर का महाज। लाहौर के महाज पर तीनों तरफ से हमले होते हैं। सबसे पहले बीआरबी, जो लोग लाहौर के रिहायशी हैं, लाहौर के बासी हैं, वो बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे, समझते होंगे कि बीआरबी कैनाल जो है वो डिफेंस के मायनों में क्या अहमियत रखती है। ये पाकिस्तान की पहली डिफेंस लाइन थी। जब जो दुश्मन के फौजी हैं, जो बुज़दिल फौजी हैं, वो रात की तारीकी में बीआरबी नहर कैनाल को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो पाक अफवाज मुकम्मल अलर्ट थी। वो उनका हमला पसपा करती हैं, दुश्मन धूल चाटने पर मजबूर हो जाता है और यहां से दुम दबा के भागते हैं और अमृतसर में जाकर पनाह लेते हैं। यहां रुककर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जनरल सुखवंत सिंह की किताब में उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस वाक़े को नोट किया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड वेटरन जो है, जिनका नाम जनरल निरंजन प्रसाद था, वो यहां पर अपनी बटालियन के साथ आते हैं। मकसद ये था बीआरबी
कैनाल को क्रॉस करना, और वो इंडिया के फौजी जो ये ख्वाब देख रहे थे कि आज रात हमने जिमखाना क्लब में गुजारनी है और वहां पर लाहौर के दिल में बैठकर हम शराब पिएंगे, वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं और वो वहां से दुम दबा के भागते हैं। और एक और वाकया वो नोट लिखते हैं कि इनके सेकंड इन कमांड जब वहां से भागते हैं तो रास्ते में किसी की साइकिल पकड़ते हैं और उसको चलाते हुए वो बड़ी शर्मिंदगी के साथ वो एक्चुअल जो हमारी जो बाउंड्री लाइन है उसे क्रॉस करते हैं और अमृतसर में पनाह ले लेते हैं। तो ये हालात व वाक़यात थे जो जनरल सुखवंत सिंह ने अपनी किताब के अंदर लिखे। दूसरा, वो बेदिया के ऊपर और बरकी के ऊपर भी अटैक करते हैं। इस रास्ते से भी वो बीआरबी नहर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर भी उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। फिर इंडिया के दफाई तजिया निगार जो हैं वो ये प्लान करते हैं कि एक और अटैक किया जाए, और ये बड़ा खतरनाक अटैक था, और वो सियालकोट के महाज के ऊपर, जिसको आप बैटल ऑफ चविंदा के नाम से याद करते हैं। प्लान ये था कि हम आगे बढ़ के इसी रास्ते से पाकिस्तान की अफवाज को शिकस्त देते हुए वजीराबाद की सड़क को तबाह बर्बाद कर देंगे और यहां से पाकिस्तान की सप्लाई लाइन खत्म कर देंगे। और दूसरा प्लान यह था कि सियालकोट पसरोर रेलवे ट्रैक को भी तबाह करना है ताकि मुकम्मल तौर पर कम्युनिकेशन लाइन जो है उसे ब्लॉक कर दिया जाए। एक बात जो यहां रुककर मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो टैंकों की जंग है उसे बैटल ऑफ करसक कहते हैं, ये दूसरी जंग अजीम में लड़ी गई। उसके बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर टैंकों की सबसे बड़ी जंग को बैटल ऑफ चविंदा कहते हैं। इस महाज के ऊपर जब जंग होती है तो बहादुर अफवाज जज्बा शहादत अपने दिलों में लिए हुए और इस जज्बे के तहत कि हमें अपने वतन का हर हर हिस्से का दफा करना है, वो आगे बढ़ते हैं, भरपूर अंदाज में दुश्मन को निशाना बनाते हैं। और तमाम दिफाई तज्जिया निगार बैनुल अक़वामी माहरीन ये लिखते हैं कि यहां पर दुश्मन के 100 से ज्यादा टैंकों को तबाह कर दिया जाता है और बैटल ऑफ चविंदा पाकिस्तान अपने नाम करता है। अब हम कश्मीर में चले जाते हैं। इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसे आजकल हम इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, मुआहिदा ताशकंद से पहले जो लाइन आजाद जम्मू एंड कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को जुदा करती है उसे सीज फायर लाइन कहते थे। 1949 में यह लाइन नाम रखा गया। उसके बाद मुआहिदा ताशकंद के बाद इसे एलओसी कहा जाता है, तो हम सीज फायर लाइन ही कहेंगे। 740 किलोमीटर है। यहां पर हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि पहले से काफी अफरा तफरी का समा था। कश्मीर के अंदर दरगाह हजरत बल पे मुँह मुबारक का चोरी हो जाना और शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हो जाना, और कुछ आईनी तरमीम ऐसी की गई जिससे कश्मीरियों के शनाख्त और तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो इस अफरा तफरी को जब पाकिस्तान भी देख रहे थे और हमारे सीज फायर लाइन के इस पार आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन भी देख रहे थे, वो मिलकर सीज फायर लाइन क्रॉस करते हैं, अंदर जाकर अपनी पूरी जहादी सरगर्मियों को एक्टिवेट करते हैं। इस महाज को हम ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से याद करते हैं। जब लाल बहादुर शास्त्री ये समझते हैं कि कश्मीर का महाज गर्म हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी सरगर्मियाँ जन्म ले रही हैं, तो वो इंडियन फोर्सेस को कहते हैं कि वो सीज फायर लाइन को क्रॉस करें। इंडियन फोर्सेस सीज फायर लाइन को क्रॉस करती हैं और हमारे एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हाजी पीर पास पर कब्जा कर लेती हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस को जब ये पता चलता है, जनरल अयूब खान इस चीज़ को पूरा प्लानिंग करते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस भी सीज फायर लाइन को क्रॉस करती हैं और 4 एरियाज के ऊपर पाकिस्तान अपना कब्जा कायम कर लेता है। वो एरियाज कौन से हैं? नंबर 1 तिथवाल, नंबर 2 उड़ी, नंबर 3 पूंछ, और फिर है कारगिल के कुछ पहाड़ियों के ऊपर वो कब्जा करते हैं, जहां से लेह और श्रीनगर की रोड भी नजर आती है। तो ये कश्मीर का महाज भी काफी गर्म हो चुका था। उसके बाद एक और महाज है जिसका नाम लेना चाहिए। वो छंब सेक्टर के ऊपर एक और तरह से जंग छिड़ती है और यहाँ पर जनरल अख्तर मलिक हुसैन बीड़ा उठाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। मकसद ये था कि अखनूर जो है, जो इंडिया की चिकन नेक है, इसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए तो इंडिया जो है वो वैली के अंदर इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। एक चिकन नेक हमने बात की थी जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और दूसरी ये अखनूर है। ये वाहिद एक लाइन है, रोड है, जो कि इंडियन फोर्सेस यहां से गुजरकर वैली के अंदर दाखिल होती थी।
तो ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पर रुककर मैं जनरल जोगिंदर जो हैं उनकी किताब से हवाला देना चाहूँगा। उन्होंने लिखा कि जिस सुबक रफ्तारी से लोगों को काटते हुए, मतलब उनके फौजियों को काटते हुए जनरल अख्तर मलक हुसैन आगे बढ़ रहे थे, हम तैयार बैठे थे, किसी लम्हे भी आएंगे, हमें भी काट देंगे और अखनूर पर अपना तसल्लुत कायम कर लेंगे। लेकिन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस कुछ और होती हैं, इलाकाई ऑब्लिगेशंस कुछ और होती हैं। तो ये सारे महाज जो थे, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शान शौकत के साथ पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने मुकाबला किया और दुश्मन के बेशुमार इलाके अपने तसल्लुत में, अपने कब्जा में कर लिए। अब एयरफोर्स की तरफ आते हैं। जब हम जंगे सितंबर 1965 में एयरफोर्स की कामयाबियों के ऊपर बात करते हैं तो इस हवाले से जगन मोहन और समीर चोपड़ा ने दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी। उस किताब में लिखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के 66 फाइटर प्लेन्स तबाह हुए और 9 जहाज़ों को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान के 12 पीएफ के फाइटर प्लेन्स इसमें तबाह होते हैं और 5 जहाज़ जो हैं वो उनका एक्सीडेंट होता है। तो ये एक पूरा पाकिस्तान एयरफोर्स की दास्तान है जो इंडियन राइटर्स ने खुद अपनी किताबों के अंदर लिखी है। आइए अब वॉर हीरोज़ के ऊपर बात करते हैं। जो सबसे पहले वॉर हीरो मेरे पास हैं वो स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफ़ीकी हैं। ये सबसे पहले 1 सितंबर 1965 को अपना प्लेन लेकर, फाइटर प्लेन लेकर छंब सेक्टर में जाते हैं और 4 इंडियन जहाज इनके सामने खड़े हैं, उनको निशाना बनाते हैं और उनको तबाह बर्बाद करने के बाद वापस आते हैं। उसके बाद 6 सितंबर 1965 को ये हलवाड़ा एयर बेस, जो कि इंडियन एयर बेस था, वहां पर बेशुमार जहाज खड़े थे, उनकी तरफ मूव करते हैं। इंडिया के बेशुमार जो फाइटर प्लेन्स हैं इनके सामने खड़े हैं, ये भरपूर मुकाबला करते हैं और इसी दौरान इनका जहाज डॉग फाइट करते हुए एक इंडियन प्लेन के साथ टकराता है। जब ये महसूस करते हैं कि कुछ ही देर बाकी है तो भरपूर अपने नर्व्स को काबू में रखते हुए ये हलवाड़ा एयर बेस पर मौजूद इंडियन जहाज़ों से जा टकराते हैं, बेशुमार जहाज़ भी तबाह करते हैं, लेकिन इसी असना में जहां में शहादत नोश करते हैं और इन्हें सेकंड गैलेंट्री अवार्ड भी दिया गया इनके इसी कारनामे की वजह से, और ये हलाले जुर्रत के हकदार करार पाए। एयर मार्शल नूर खान, ये भी इतने ही काबिल हमारे पायलट थे। जंगे सितंबर 1965 में पाकिस्तान एयरफोर्स जितने भी कारनामे सरअंजाम दे रही थी, इसके पीछे जो पूरा थिंक टैंक था, पूरी वर्किंग चल रही थी, जो प्लानिंग थी, वो एयर मार्शल नूर खान की थी। और इन्होंने एक बड़ा अहम कारनामा सरअंजाम दिया कि ट्रांसपोर्ट तैयारे को खुद उड़ाकर लेकर गए और बड़े खतरनाक मिशन पर गए। श्रीनगर में पहुंचते और वहां पर जो मुजाहिदीन ऑपरेशन जिब्राल्टर का हिस्सा हैं लड़ रहे थे, वहां पर उनके लिए राशन और साजो सामान वहां पर गिराते हैं और फिर पाकिस्तान वापस आते हैं। उसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों पे रहे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, हॉकी की एक प्रेसिडेंट रहे, स्क्वाश का जो महकमा है, जो स्पोर्ट है, उसको भी इन्होंने संभाला। एक 1978 में एक वाकया होता है कि पाकिस्तान का जहाज PIA, जब ये PIA के प्रेसिडेंट थे, वो इंडियन हाईजैकर अगवा करने की कोशिश करते हैं। ये जहाज के अंदर जाते हैं बड़ी जमामर्दी दिखाकर और उस हाईजैकर से मुकालमा करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान इन्हें गोली भी लगती है, लेकिन उस पर काबू पार लेते हैं और इसी तरह से पाकिस्तान का जहाज जो है दुश्मन के चुंगल में जाने से बचाते हैं। और ये थे एयर मार्शल नूर खान। उसके बाद MM आलम, सब बच्चे जानते हैं पाकिस्तान के, 55 सेकंड के अंदर दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। और MM आलम के बाद हैं मेजर अजीज भट्टी, इन्हें भी सारे बच्चे जानते हैं। हमारी कुतुब के अंदर इनकी कहानियां, इनकी बहादुरी की दास्तानें मौजूद हैं। बरकी के ऊपर 5 दिन 5 रातें ये खड़े रहे, भरपूर मुजाहमत की दुश्मन की और जामे शहादत नोश किया। उसके बाद सिसल चौधरी हैं, बड़े अच्छे फाइटर पायलट थे, इनके भी कारनामे हैं। मेजर जनरल इफ्तिखार जंजुआ, इन्हें हीरो ऑफ रन ऑफ कच्छ कहा जाता है। ये पूरा ऑपरेशन लीड कर रहे थे। ये अंदर दाखिल होते हैं, इंडियन साइड, इंडियन जो बाउंड्री लाइन है वो क्रॉस करते हैं और इंडिया का बेशुमार हिस्सा पाकिस्तान के तसल्लुत में ले आते हैं। इनका नाम था मेजर जनरल इफ्तिखार जंजुआ। उसके बाद एक और बड़े इंपॉर्टेंट हमारे फाइटर पायलट
जिसको दुश्मन ने नाम दिया, इंडिया ने नाम दिया 8 पास चार्ली। इनका नाम स्क्वाड्रन लीडर नजीब अहमद खान था। ये क्या करते थे, किताबों के अंदर लिखा हुआ है, आप इस चीज को गूगल करें, पढ़ें और एंजॉय करें कि किस किस कदर काबिल फाइटर पायलट्स ने इस जंग के अंदर खिदमत सर अंजाम दी। ये आदमपुर एयर बेस थी इंडिया की, वहां पर जाते थे और जब ये नीचे जाते थे बॉम्ब गिराने के लिए तो अपने जहाज का इंजन बंद कर देते थे ताकि उनकी आवाज जो है नीचे जो गनशिप्स लगी हुई हैं उन तक ना पहुंचने पाए। उन्हें डॉज करते थे, एक बम फेंकते थे, आगे बढ़ते थे, वापस आते थे, फिर एक बम फेंकते थे। इसी तरह 8 चक्कर लगाए और बड़ी प्रिसिशन के साथ, एक बड़ी करेक्शन के साथ इन्होंने 8 के 8 बम अपने निशाने पर फेंके और कामयाब हुए और वापस आए। इनका नाम 8 पास चार्ली था। ये जो वो नाम था जो दुश्मन ने इन्हें दिया, नजीब अहमद खान को दिया। उसके बाद कर्नल आफ्ताब वो थे, मेजर भी कहा जाता है इन्हें, जिन्होंने लाहौर के ऊपर पहला जब हमला होता है तो ये मुजाहमत करते हैं अपने पूरी बटालियन को लेकर। इनका नाम कर्नल आफ्ताब। उसके बाद मेजर शफकत बलोच हैं, बरकी हडियारा के ऊपर ये पूरी मुजाहमत करते हैं, भरपूर जवामर्दी के साथ ये लड़ते हैं और दुश्मन को शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्क्वाड्रन लीडर हकीमुल्ला। इनके भी जंग सितंबर 1965 में बेशुमार कारनामे हैं। वो सारे हीरोज हैं जिनकी मेहनत के साथ, जिनकी कोशिश के साथ, जिनकी जज्बा ईमानी को लेकर पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर शिकस्त दी और जंग सितंबर 1965 में कामयाब ठहरा। आज की इस वीडियो के अंदर आपने जंग सितंबर 1965 के हवाले से कोई सवाल आपके जहनों के अंदर हो, कोई बात जो आप करना चाहें, कोई कमेंट जो आप देना चाहें, वो आप दे सकते हैं। मैं अपनी किसी एक वीडियो के अंदर उन तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश करूंगा जो इस वीडियो के नीचे होंगे, जो आप कमेंट देंगे, जो आप डिबेट स्टार्ट करेंगे। अगर आप डिबेट स्टार्ट करते हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे उसी डिबेट में हिस्सा लूंगा और आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।